ओके, तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, उसके आगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। चार्ज क्या होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, 6 और 7 प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी उसकी आपको। और उसके बाद हमने देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। और आज हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है, और इसके साथ साथ मैं आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाऊंगा, और वो भी स्केलर फॉर्म वाला। वेक्टर फॉर्म वाला हम कल करेंगे। ओके, तो आज चलो सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, चार्ज की एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको लिखवाई कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इस चीज का मीनिंग क्या है, और कल भी मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जो चार्ज क्वांटाइज, क्योंकि कंजर्वेशन का ना हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है, वो भी एक पॉइंट था, और क्वांटाइज का भी एक, और मैंने कहा था कि इसके लिए मैं अलग से आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या होता है। तो चलो आज मैं आपको बताता हूं। देखो, कोई भी चीज जब एक फिक्स्ड अमाउंट में होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि ये चीज क्वांटाइज है, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट। अब फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या है कि वो कम हो तो उसको वो नाम नहीं देंगे। जैसे अगर ये हाफ हो जाए तो इसको हम ये मार्कर नाम नहीं देंगे, ना ये प्रॉपर्टी वर्क करेगा अगर देंगे भी तो, ठीक है। तो हर चीज ना एक ऐसा होता है कि कुछ फिक्स्ड अमाउंट में जरूरी होती है, तभी जाके उसको वो नाम दिया जाता है और वो एग्जिस्ट कर पाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उतने फिक्स्ड अमाउंट में अगर ना हो तो फिर वो क्या होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। इसलिए एक फिक्स अमाउंट का होना बहुत जरूरी है। तो जो भी चीज एक फिक्स अमाउंट में होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड है चीज। तो फिर यहां चार्ज का क्या, क्योंकि हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज का के लिए भी ऐसा ही है क्या चार्ज के लिए भी ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, चार्ज के लिए भी ऐसा ही है। चार्ज कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है या 1/6 पार्ट जो इलेक्ट्रॉन का है वो ट्रांसफर हुआ, बाकी इलेक्ट्रॉन उधर ही पड़ा रहा। ऐसा नहीं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, या 1 होगा या 3 होंगे। एक इंटीग्रल फॉर्म में होगा। इंटीग्रल फॉर्म मतलब क्या हो गया कि इंटीजर्स की फॉर्म में या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2, कि हाफ, 1/4, मतलब 1/6, 1/10 वो कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक फिक्स अमाउंट में रहता है। क्योंकि फिक्स अमाउंट में रहने वाली हर चीज को हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड है, तो चार्ज भी फिक्स रहता है, इसलिए इसको भी हम क्वांटाइज्ड बोलते हैं। चार्ज की क्वांटाइजेशन का मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस एक फिक्स अमाउंट में, चार्ज की एग्जिस्टेंस एक फिक्स अमाउंट में जो होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। ओके, सबसे कोई भी बॉडी हो जिसके ऊपर सबसे छोटा चार्ज अगर देखा जाए तो वो कितना होता है, वो उतना ही होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इतना चार्ज होता है, ये सबसे छोटा चार्ज है, और ये वो चार्ज है जो किसी भी बॉडी के ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, और इसी का नाम देते हैं हम फंडामेंटल चार्ज। और ये वही चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। किसी भी बॉडी के ऊपर सबसे छोटा चार्ज उतना ही होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, और वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और उसी चार्ज का नाम हम देते हैं क्या? फंडामेंटल चार्ज। वो फंडामेंटल चार्ज है। चार्ज वैसे भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल चार्ज का मतलब हो गया एक चार्ज जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज हो, और वो कहाँ हो, किसी भी बॉडी का सबसे छोटा चार्ज जो है वो फंडामेंटल चार्ज है, और वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होगा, या माइनस में होगा इलेक्ट्रॉन से तो, या प्लस में होगा प्रोटॉन से तो, या 0 होगा चार्ज है ही नहीं तो। किसी पे चार्ज नहीं है तो 0 होगा, किसी पे इलेक्ट्रॉन से तो नेगेटिव होगा, किसी पे प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इंटीजर्स में ही होगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या फिर देखो -5 जिसके ऊपर चार्ज आ गया, जिससे गया उसके ऊपर +5, दोनों चीजें आ गई। जिसके ऊपर है ही नहीं चार्ज, इस मार्कर के ऊपर चार्ज नहीं है, ठीक है, प्रोड्यूस किया जा सकता है रबिंग से, बट चार्ज है तो नहीं, ठीक है। कई बॉडीज ऐसी हैं जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता, तो उसके ऊपर चार्ज 0 होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहां चलो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इस चार्ज को। क्योंकि मैंने कहा कि ये एक इंटीजर वाली फॉर्म में होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, इसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके जो आंसर आएगा ना, वो एक चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि Q = NE है ना, तो Q हो गया चार्ज, N हो गया कोई भी इंटीजर होगा, E तो वही है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, जो कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो वो यहां पे लगाने पर जो भी आंसर आता है उतना चार्ज किसी बॉडी के ऊपर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अब अदरवाइज क्या मतलब कि n जो है ना वो कभी भी ना डेसिमल्स में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, रेशनल नंबर में नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी हर रियल नंबर में नहीं होगा, सिर्फ सिवाय किसके, एक इंटीजर के।
इंटीग्रल फॉर्म में जरूर होगा, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू एन, ये मैंने बता दिया। क्यू चार्ज होता है, एन कोई भी इंटीजर होता है और ई की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम कितना भी चार्ज किसी भी बॉडी को दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी भी बॉडी को क्या किसी भी अमाउंट का चार्ज दे दो, या कुछ हद होती है या लिमिट होती है, ठीक है ना। इस चीज को देखने के लिए आओ इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। क्या ना बॉडी भी गिवन अ चार्ज ऑफ 8 × 10 की पावर -19 कूलम, क्या इतना 8 × 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज किसी भी बॉडी को दिया जा सकता है। आओ इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैंने बोला कि इतना चार्ज बोला ना, तो चार्ज का मतलब क्यों है, क्यों डिनोट करते हैं चार्ज को, तो क्या इज 8 × 10 की पावर -19 कूलम, तो ये क्या हो गया, ये चार्ज है। ई होता है, हमें पता है वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी वैल्यू होती। एन की वैल्यू तो फाइंड करनी है, वही आएगा। एन होता क्या है, इंटीजर। अगर वो पॉइंट्स में आ गया तो क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि आंसर देखो ना, हम डिवाइड ही करेंगे, तो डिवाइड करने पर आंसर तो कभी कभार पॉइंट्स में भी आ जाता है, कभी कभार इरेशनल नंबर भी आ जाता है, रिपीटिंग डेसिमल्स में आ जाता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उन फॉर्म्स में आ गया तो हम फिर थोड़ी कहेंगे कि इतना चार्ज दिया जा सकता है, ये तभी कहेंगे अगर ये एन वाकया में इंटीजर आ गया लास्ट पे। तो आओ देखते हैं। क्यू इज इक्वल टू एन, क्यू की वैल्यू ये डाली, एन की वैल्यू है ही नहीं तो एन की जगह एन डाला, और बीच में कुछ नहीं तो इंटू डाला, इंटू ई की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19 होती है, वो डाला। ओके, अब यहां पे क्या मल्टीप्लाई वाला जो नंबर होता है वो पास जाके डिवाइड में हो जाता है, जब इक्वल टू को वो क्रॉस करता है। यहां पे 8 × 10 की पावर -19 था, एंड यहीं पे रहा, ये इसके नीचे आ गया, देख लो 8 × 10 की पावर 19 माइनस का अपान 1.6 × 10 की पावर -19। अब यहां पे देखा जाए तो 10 की पावर -19 10 की पावर -19 कट गया, डिवाइड में है ना, तो कट गया, बाकी बचा 8/1.6, और 1.6 हमने लिख दिया। लेकिन 1.6 का आपको पता है ये होता है 16/10, डेसिमल 1 छोड़ के है ना, मतलब लास्ट से देखा जाए तो एक छोड़ के पॉइंट है तो /10 आएगा। तो इसका मतलब वो जो थर्ड प्लेस वाला 10 है वो फर्स्ट प्लेस पे चला गया, यहां 10 आ गया, तो n इज इक्वल टू 8 × 10/16 यानी 80/16, मतलब 16 5 80। तो यहां से 5 आंसर आ गया इसका। 5 क्या होता है, ये देखो इंटीजर है, प्लस का 5, तो इसका मतलब n जो हम चाहते थे वो आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सही है कि इतना चार्ज हम दे सकते हैं। क्या 7 × 10 की पावर -9 दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि 7 से 16 नहीं कटेगा, कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जब 0 पॉइंट कुछ आया तो इसका मतलब सीधा है कि हम ये इतना चार्ज उसको नहीं दे पाएंगे, वो एक किसी और फॉर्म में होगा, रेशनल में होगा या डेसिमल्स में होगा, तो वैसा चार्ज तो होता नहीं, एक इंटीग्रल फॉर्म में होता है, यानी एक इंटीजर में होता है। ओके, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ क्या है, इसके साथ ही आपके सिलेबस में लिखा हुआ है फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। मैं एक चीज और ऐड करूंगा, पॉइंट चार्जेस तो ठीक है, लेकिन ये स्टेशनरी भी होने चाहिए। स्टेशनरी मतलब ये रेस्ट में भी होने चाहिए, ठीक है। बाद में वो अलग बात है, हम इसकी कुछ लिमिटेशंस देखेंगे जिसमें यही चीजें हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज नहीं होता उसमें कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होता, अगर कोई रेस्ट में ना हुआ तो उसमें कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होता। ये तो कमी है इसके अंदर, बात की बात है। लेकिन सबसे पहले इस लॉ को समझ लेते हैं कि फोर्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या, जो एक पॉइंट में हो, चार्ज पॉइंट जब होता है तो पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है। ज्यादा बड़े स्फीयर्स में या सिलेंडर्स में इतनी डायमेंशन में नहीं होता, एक पॉइंट में होता है। कौन, ये हमेशा चार्ज, पॉइंट चार्ज, तभी तो बोलते हैं इसको 2 पॉइंट चार्ज। तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है वो चाहे अट्रैक्शन वाली हो चाहे वो रिपल्शन वाली हो, कैसी भी फोर्स हो, वो जो फोर्स होती है ना उसको पढ़ेंगे हम कूलम्ब्स के लॉ में। तो ये सारा आपको दिया हुआ टॉपिक में। देखो, कॉलम्स की लॉ 2 किस्म के होते हैं, एक होगा स्केलर फॉर्म में, एक होता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। आज हम स्केलर फॉर्म वाला डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे है स्केलर फॉर्म में कॉलम्स का लॉ, सबसे पहले समझ लो, ठीक है। कोई भी हमने 2 चार्जेस लिए हैं जो कि पॉइंट चार्जेस हैं, उसके साथ साथ वो रेस्ट में चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं और रेस्ट में चार्जेस हैं, ठीक है ना। उसके बीच की जो फोर्स है, फिर से सुन लो, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो 2 पॉइंट रेस्ट चार्जेस के बीच में हो, चार्जेस पॉइंट वाले भी हैं, मतलब एक पॉइंट चार्जेस हैं और रेस्ट में भी है, उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के। मैं बताता हूं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन जो उसका डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। फिर से फोर्स जो होती है 2 पॉइंट और रेस्ट चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, उन्हीं दोनों चार्जेस के जो हमने स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस लिए हैं, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, जो उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये लॉ ये कहता है, आओ समझाता हूं कि इनवर्सली और डायरेक्टली का मतलब क्या है, ठीक है।
वैसे आप पढ़ते आ रहे हो कि डायरेक्टली का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी बढ़ जाए, इन्वर्सली का मतलब होता है एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए या एक के कम होने से दूसरी ज्यादा हो जाए, तो वो भी इन्वर्सली है। डायरेक्टली का सीधा सीधा डायरेक्ट, बढ़ेगी तो बढ़ेगी, कम होगी दूसरी भी कम होगी, तो ये डायरेक्टली इन्वर्सली। अब मैंने आपको ये बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों चार्ज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, मतलब फोर्स चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सुन लो, फोर्स चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ कि फोर्स ज्यादा हुई अगर चार्ज ज्यादा होंगे तो, मतलब दो पॉइंट चार्जेस जो है ना, वो चार्ज अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात, दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी, चार्ज कम होगा तो फोर्स भी कम होगी, वही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स और चार्ज के बीच में यही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब चार्ज बढ़ेगा तो उसके बीच में फोर्स भी ज्यादा होगी, अगर चार्ज कम होगा तो उसकी फोर्स भी कम होगी, ये है डायरेक्टली। अब इनवर्सली की बात सुनो, अगर दो चार्जेस दूर दूर रख दिए तो उसके बीच में फोर्स कम होगी, अगर वो पास पास रख दिए तो उसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। मैग्नेट की एग्जांपल ले लो, दो मैग्नेट होते हैं, पास रखते हो अट्रैक्शन ज्यादा होती है या दूर, पास रखते हो तो अट्रैक्शन ज्यादा होती है। मतलब दो के बीच में डिस्टेंस कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, दूर डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, ज्यादा के लिए कम और कम के लिए ज्यादा जब हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही तो मैंने बोला कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, ठीक है ना। तो ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आओ इसको यहां पे मैथमेटिकली फॉर्म में देख लेते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं दो पॉइंट चार्जेस जो कि रेस्ट में हो, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस r ने उसको सेपरेट करके रखा हुआ है। ये r डिस्टेंस है Q1 से Q2 को, मतलब Q1 एक जगह पे है, Q2 दूसरी जगह पे, उसके बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हमने r ले लिया, ठीक है। तो बस इसी r की मैं बात कर रहा हूं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां पे देखो मैंने कहा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये बीच में कुछ ही मल्टीप्लाई है तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 दो चार्जेस है, ये देख लो Q1 Q2 दो चार्जेस है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली के लिए 1 अपान लिखते हैं क्योंकि इनवर्स है, तो 1 अपान करेंगे इनवर्स बन जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, ये देखो ऊपर स्क्वायर लिख दिया, डिस्टेंस क्या था r, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन इसको दे दिया, सेकंड इसको, और इन दोनों को कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद बना f इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 ऊपर था न्यूमरेटर में और r के डिनोमिनेटर में होने की वजह से कंबाइन होने पर भी ऐसा ही बना। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम इक्वल टू के साथ साथ एक कांस्टेंट भी लगाते हैं, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटी, इक्वल टू लगा और साथ में कांस्टेंट भी आ गया, वो कांस्टेंट कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। और एक इसकी ना वैल्यू किसी दूसरी चीज के इक्वल होती है, बताने वाला हूं, लेकिन उसमें यूज होता है एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये क्या चीज है परमिटिविटी ऑफ द फ्री? मैंने आपको बोला एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है, दोनों चार्जेस के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, और है क्या बीच में? स्पेस ही है ना। तो मैंने कहा ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब सुनना, ये इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, ये कर रहा है इसके साथ, ठीक है ना। चार्जेस हैं एक दूसरे के इंटरेक्शन, अरे अगर इक्वल चार्जेस हुए तो रिपल्शन होगी। हमने पहली प्रॉपर्टीज की ये पढ़ी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अगर अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब या अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ तो होगा, इंटरेक्ट तो करेंगे। ये इसके साथ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मान लो कि ये चार्ज अपना दे रहा है इधर 100%, ठीक है, क्या 100% इसको मिल रहा है? नहीं, इसको मान लो कि आप 60% मिल गया, बाकी का 40% कहां गया? 40% इस स्पेस ने खा लिया। स्पेस की ऐसी ही खूबी कि जिसकी वजह से वो आने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, अपने पास ले ले और आगे ना भेजे, तो वो उसकी खूबी को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। समझ में आ गया? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो स्पेस के बीच में अब्सॉर्ब हो जाती है, अब्सॉर्ब करने की इसी खूबी को, स्पेस की इसी खूबी को क्या बोलते हैं? इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। ओके, अब देखो इट इज गिवन बाय k इज 1/4, ये इसका रिलेशन है कि k जो है ना, k इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये है थर्ड इक्वेशन, इसमें k की वैल्यू डाल दो। देखो f का f इक्वल टू k की जगह 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया Q1 Q2 r स्क्वायर, यही है कूलम्ब्स का स्केलर फॉर्मूला। तो आज हमने देखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम्ब्स का लॉ क्या होता है, दो पॉइंट और रेस्ट चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होती है, ये था स्केलर फॉर्म में। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या है।